अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि व्हाट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटी, यानी ट्रिटी फार्मूलेट कैसे होती है, किन स्टेप्स और रूल्स को फॉलो करना होता है। नाजरीन, ट्रिटी के हवाले से हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं, वो 2 वीडियोस लाजमी देखिएगा। वो 2 वीडियोस देखने से आपके ट्रिटी के हवाले से तमाम कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाजरीन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटी में सबसे जो पहला स्टेप है वो है असाइनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें स्टेट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है। किसी भी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव ट्रिटी कर सकता है और उसके पास फुल पावर होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव को फुल पावर स्टेट हेड या फॉरेन मिनिस्टर दे सकता है। वियना कन्वेंशन 1969 के आर्टिकल 2 के मुताबिक फुल पावर्स के लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से होना चाहिए, यानी स्टेट हेड की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक लेटर होना चाहिए जो उसे फुल पावर दे कि वो ट्रिटी कंक्लूड कर सके। अगर ट्रिटी डायरेक्ट स्टेट हेड, हेड ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स कर रहा हो तो फुल पावर्स की ज़रूरत नहीं होती। एक बात याद रहे कि ट्रिटी की लैंग्वेज और फॉर्म्स पार्टीज़ की मर्ज़ी से होता है कि आपकी ट्रिटी की फॉर्म और लैंग्वेज कौन सी है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटी में जो दूसरा स्टेप है वो है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में जो बंदा स्टेट में एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है, जो कि उस ट्रिटी के लिए नेगोशिएशन करने जाता है, वो दूसरी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से नेगोशिएशन करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ये है, तुम्हारा इंटरेस्ट ये है, सबका इंटरेस्ट क्या है, सबको कैसे फुलफिल किया जाए। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटी का जो तीसरा स्टेप है वो है सिग्नेचर्स। मतलब जब ट्रिटी हो जाती है तो फिर उसको रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट साइन करते हैं। साइन इसलिए ज़रूरी हैं कि आपने जो ट्रिटी की है उसकी वैलिडेशन हो सके। सिग्नेचर्स के दौरान दोनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मौका पर मौजूद होने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटी का जो चौथा स्टेप है वो है रेटिफिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा अहम स्टेप है और जनरली जब तक किसी ट्रिटी को रेटिफाई नहीं किया जाता तब तक वो उस स्टेट पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। नाजरीन, जब एक रिप्रेजेंटेटिव साइन कर देता है और उसके बाद हेड ऑफ स्टेट कन्फर्म कर देता है तो ट्रिटी रेटिफाई हो जाती है। इससे स्टेट का जो लीगल सिस्टम है, इससे आपकी स्टेट का जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी मोहर लग जाती है कि ये जो स्टेट का कानून या पब्लिक ओपिनियन है इस ट्रिटी को अपना अप्रूवल दे रहा है। कई ट्रिटीज़ में रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती हैं। मसलन कई ट्रिटीज़ में ये फिक्स कर दिया जाता है कि इस ट्रिटी को इतनी स्टेट्स रेटिफाई करेंगी तो वो ट्रिटी इम्प्लीमेंट होगी, लागू होगी। यानी रिक्वायर नंबर ऑफ साइंस चाहिए होते हैं जितने उन्होंने मेंशन किए होते हैं, यानी उतनी स्टेट्स उस ट्रिटी को रेटिफाई करेंगी तो ट्रिटी इम्प्लीमेंट होगी, तब फोर्स में आएगी। नाजरीन, वियना कन्वेंशन 1969 के आर्टिकल 18 के मुताबिक जो स्टेट ट्रिटी को रेटिफाई करती है वो उसके रूल्स को नहीं तोड़ सकती। वियना कन्वेंशन 1969 के आर्टिकल 21B के मुताबिक रेटिफिकेशन एक इंटरनेशनल एक्ट है जहाँ पे स्टेट अपने कंसेंट रखती है कि वो ट्रिटी से बाउंड है। वियना कन्वेंशन 1969 के आर्टिकल 14 के मुताबिक जो स्टेट है वो किस तरह से अपनी कंसेंट देती है और किस तरह से वो बाइंड होती है
उसकी कुछ सिचुएशंस बनाई गई हैं, जिनमें से पहली सिचुएशन है जब ट्रीटी में लिखा गया हो कि रेटिफिकेशन करनी है तो रेटिफिकेशन करनी होगी। दूसरी सिचुएशन में अगर पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि उसका रेटिफिकेशन ज़रूरी है तो उसका रेटिफिकेशन ज़रूरी होगा। तीसरी सिचुएशन में जब आपने ट्रीटी कंडक्ट की तो आपने इस ऑब्लिगेशन के साथ की कि इस ट्रीटी के अंडर जो रेटिफिकेशन है वो नेसेसरी होगा। चौथी और लास्ट सिचुएशन में जब रेटिफिकेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं, अगर उनके दरमियान कोई नेगोशिएशंस हो रही हों, डिस्कशंस हो रही हों कि रेटिफिकेशन होना चाहिए और वो इस ट्रीटी में होगा, उस सिचुएशन में भी रेटिफिकेशन ज़रूरी होगा। अब हम जानते हैं कि रेटिफिकेशन का पर्पस क्या है। पहला पर्पस ये है कि स्टेट किसी भी ट्रीटी को डिटेल में कंसिडर कर सकती है, यानी जब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ गए हैं, उन्होंने साइन कर दिए, फिर उसके बाद जो रेटिफिकेशन का टाइम मिल जाता है उसमें स्टेट अपने इंटरेस्ट देख सकती है, सोच सकती है, समझ सकती है। दूसरा पर्पस है प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, यानी किसी भी स्टेट को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मुझ पर कोई ट्रीटी ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट की जा रही है। वो अपनी मर्ज़ी से उस ट्रीटी में आए। अगर उसे लगता है कि उसे ज्वाइन करना चाहिए तो ट्रीटी को रेटिफाई करे। अगर उसे लगता है कि हम इसे नहीं करेंगे, हमें ये ट्रीटी सूट नहीं करती, तो वो उसे ना रेटिफाई करें। उसकी विल पे ये डिपेंड होगा। तीसरा पर्पस ये है कि स्टेट्स को टाइम मिल जाता है कि अपना डोमेस्टिक या म्यूनिसिपल लॉ चेंज कर सकें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटीज़ हैं वो इस तरह से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं कि उसको अपने स्टेट लॉज में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती हैं। तो इसमें भी स्टेट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ये अपने स्टेट लॉज में मॉडिफिकेशंस कर लें। चौथा और लास्ट पर्पस ये है कि स्टेट को ये भी टाइम मिल जाता है कि वो जो एक पब्लिक का ओपिनियन है वो भी ले। वो ट्रीटी को पब्लिक के बीच में ले जाकर उनसे डिस्कशन करे, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कस करे कि ये ट्रीटी है, आप इसको पढ़िए और बताइए कि ये ट्रीटी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, हमारे मुफाद में है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने का टाइम मिल जाता है। मतलब रेटिफिकेशन का मकसद ये होता है कि स्टेट रिव्यू कर लें कि क्या ये उनके बेनिफिट में है या नहीं। अगर बेनिफिट में नहीं है तो वो इसे वापस मोड़ सकती हैं। एक स्टेट को दूसरी स्टेट को टाइम देना चाहिए ताकि वो ट्रीटी को वेरीफाई कर सकें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और स्टेट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो दूसरी स्टेट को समझ लेना चाहिए कि अब वो ट्रीटी नहीं हो सकती। दूसरी स्टेट वो ट्रीटी नहीं करना चाह रही। नाजरीन, स्टेट्स पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो रेटिफिकेशन लाजमी करें। ये उनकी विल पे डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि रेटिफिकेशन करना चाहिए तो वो करें। अगर उनको लगता है कि रेटिफिकेशन नहीं करना तो वो ना करें। और इसके अलावा वो स्टेट्स रेटिफिकेशन करने या ना करने की किसी भी तरह की कोई रीज़न को बताने के लिए भी बाउंड नहीं हैं कि हमने रेटिफिकेशन क्यों किया या क्यों नहीं किया। फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी का जो 5वां स्टेप है वो है एक्सेशन एंड एडिशन। इसका मतलब ये है कि कोई तीसरी स्टेट जिसने साइन ना किए हों, जो ट्रीटी का पार्ट ना हों और वो इस ट्रीटी का पार्ट बनना चाहती है, तो ये तीसरी स्टेट उस सूरत में पार्ट बन सकती है अगर ट्रीटी की प्रोविजंस में लिखा हो कि तीसरी स्टेट इस ट्रीटी का पार्ट बन सकती है। अगर प्रोविजंस में नहीं दिया गया तो फिर जिन स्टेट्स ने आपस में ट्रीटी साइन की है, अगर वो इस बात पे राज़ी हैं कि कोई तीसरी या चौथी स्टेट भी पार्ट बन जाए, तो फिर कोई भी स्टेट
इस ट्रीटी का पार्ट बन सकती है। नाजरीन, एक्सेशन और एडिशन में फ़र्क ये है कि अगर कोई स्टेट एक्सेशन के ज़रिए इस ट्रीटी का हिस्सा बनती है तो वो ट्रीटी को एज अ होल रेटिफाई करती है, जबकि एडिशन में ये होता है कि कोई स्टेट जो ट्रीटी का पार्ट बनना चाह रही है वो सिर्फ कुछ सर्टेन प्रोविजंस को रेटिफाई करते हैं कि हम सिर्फ इन चीज़ों को मानेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं मानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी का जो छठा स्टेप है वो है एंट्री इनटू फोर्स। वियना कन्वेंशन 1969 के आर्टिकल 24 के मुताबिक कोई भी ट्रीटी तब इन्फोर्स होती है जब दोनों पार्टीज़ एग्री कर जाएं कि ये इस डेट से इन्फोर्स होगी। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो जैसे ही तमाम स्टेट्स की कंसेंट हासिल हो जाए तो उस दिन से इन्फोर्स हो जाएगी। मल्टीलैटरल ट्रीटी जिसमें 2 से ज़्यादा स्टेट्स होती हैं वो तब इन्फोर्स होती है जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर्स हो जाएं तो रेटिफिकेशन हो जाएगी, तब वो ट्रीटी इन्फोर्स होगी। फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी का 7वां स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन। कोई भी स्टेट जो ट्रीटी कर रही है उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसे यूनाइटेड नेशंस के साथ रजिस्टर करवाए। आपकी ट्रीटी का यूनाइटेड नेशंस में रजिस्टर होना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशंस से रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि स्टेट्स आपस में कोई सीक्रेट एग्रीमेंट्स ना कर सकें। इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 102 कहता है कि रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई भी ट्रीटी का रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन नहीं किया गया है तो उस ट्रीटी में जो भी मैटर्स हैं, जो भी लॉस हैं, उनको यूनाइटेड नेशंस के किसी भी ऑर्गन के सामने नहीं उठाया जा सकता। यानी उस ट्रीटी की जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी लॉज हैं, वो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स के लिए ज़ीरो हैं अगर उसका यूनाइटेड नेशंस से रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन नहीं किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी का 8वां और लास्ट स्टेप है एप्लीकेशन एंड इन्फोर्समेंट, यानी अब ट्रीटी को अप्लाई करें, किसी भी गिवन सिचुएशन में उसको इन्फोर्स कर दें। नाजरीन, कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनको ट्रीटीज़ को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करवाकर स्टेट्स का हिस्सा बनाना पड़ता है, जैसा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इसके लिए ये स्टेप एक एडिशनल रिक्वायर होता है कि आपके सिग्नेचर्स भी हो गए, रेटिफिकेशन भी हो गई, इन्फोर्समेंट भी हो गई, रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन भी हो गई। अब फाइनल स्टेप ये करना है कि अपनी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी उसके ज़रिए आपने इस ट्रीटी को म्यूनिसिपल लॉ के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाना है। तो ये स्टेप जनरली इंक्लूड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज़ में, जिन मराहल से गुजरते हुए ट्रीटी अपने मैच्योर शक्ल में आती है। अब हम रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं। नाजरीन, वियना कन्वेंशन 1969 के आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 1 के मुताबिक इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रीटी को देखते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान किसी ट्रीटी में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है कि आप जाइए, देखिए, नेगोशिएशंस कीजिए, पार्टिसिपेशन कीजिए, ओवरऑल ट्रीटी को देखिए। अगर आपको सब ठीक लगता है तो इस ट्रीटी पे सिग्नेचर भी कराइए। इसमें रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाता है और वो देखता है कि इस ट्रीटी की ज़्यादातर प्रोविजंस हमें सूट करती हैं, बट कुछ एक दो हमारी फेवर में नहीं हैं। तो उन 2 प्रोविजंस को लेकर पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव डिमांड करते हैं कि या तो आप इन 2 प्रोविजंस को एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें, या हमारे लिए जो ट्रीटी होगी वो इन 2 प्रोविजंस के अलावा होगी।
या फिर इन दो प्रोविजंस को जो हमारी फेवर में नहीं हैं इनको मॉडिफाई कर दीजिए, यानी बदल दीजिए। जैसा हम कहते हैं वैसा कर दीजिए। और अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो तभी हम इस ट्रीटी पर साइन करेंगे, इस ट्रीटी को रेटिफाई करेंगे, इस पर कंसेंट देंगे। इसको रिजर्वेशन कहा जाएगा, यानी कि कुछ बातें जो आपको लगता है कि हमारे मफाद में नहीं हैं, इनको नहीं मानना या इनको मॉडिफाई करना है। उसके बाद ट्रीटी को एक्सेप्ट करना, अप्रूवल देना, उसको रेटिफाई करना, इस पे कंसेंट देना, इस पे साइन करना, ये सब इसके बाद होगा। कुछ कंडीशंस में हो सकता है कि रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट ना हो सके। इसमें पहली सिचुएशन ये है कि अगर ट्रीटी में कहा गया हो कि रिजर्वेशन नहीं होगी। दूसरी सिचुएशन में अगर ट्रीटी के अंदर ही बता दिया गया हो कि ये रिजर्वेशन हो सकती हैं, इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं हो सकती। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटी। नाजरीन, ट्रीटी को मुकम्मल तौर पर टर्मिनेट या ख़त्म भी किया जा सकता है। अगर बायलैटरल ट्रीटी है तो इस ट्रीटी की कोई भी पार्टी बाहर हो जाए तो ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा वार के शुरू हो जाने से भी ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई ट्रीटी किसी फिक्स टर्म के लिए हो, मसलन अगर कोई ट्रीटी 10 साल के लिए है, अब 10 साल जैसे ही मुकम्मल होंगे तो ट्रीटी भी टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर ट्रीटी के मेंबर्स बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं तो इससे यही जाहिर होता है कि ट्रीटी अपनी इम्पोर्टेंस खो चुकी है और एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रीटी ऐसे नॉर्म्स या ऐसे प्रिंसिपल्स पर की है जिस पर आपको मना किया गया है कि आप इस पर इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं कर सकते, तो फिर भी ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी। कुछ ट्रीटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए होती हैं। अगर तो कोई ऐसी ट्रीटी है जिसका मकसद किसी ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करना है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रीटी करते हैं एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स पर। पाकिस्तान और इंडिया की ट्रीटी का मकसद एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स है। तो जैसे ही दोनों कंट्रीज़ आपस में एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट फुलफ़िल हो जाएगा और ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी। इसके अलावा पार्टीज़ आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके भी ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकती हैं। इसके अलावा नंबर लेस दैन रिक्वायर्ड से भी ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी। आर्टिकल 55 इसको डिफ़ाइन कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि जब सर्टेन नंबर ऑफ स्टेट्स रेटिफाई कर लेंगी उसके बाद ट्रीटी इन्फोर्स होगी, ऑपरेशनल होगी। अब मिसाल के तौर पर एक ट्रीटी में 60 स्टेट्स की रिक्वायरमेंट थी, 60 स्टेट्स ने उसको रेटिफाई कर लिया, लेकिन आने वाले वक्त में उन 60 में से स्टेट्स कम हो जाती हैं, मतलब फिगर 60 से नीचे आ गया, तो उस सूरत में भी ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी। तो जब भी नंबर ऑफ स्टेट्स लेस दैन रिक्वायर्ड आ जाएगा तो ट्रीटी का ऑपरेशन टर्मिनेट हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।